नमस्कार बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कारक। कारक क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं और इसे हम कैसे पहचानने, उसका ट्रिक भी देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आपको इस वीडियो के बाद कारक दोबारा देखने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा और इसे अच्छी तरह से देख लिए तो इसके बाद कोई आपको कारक में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कारक कारक मतलब कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्द के साथ उसका संबंध सुनिश्चित हो उसे कारक कहते हैं। मतलब कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सुनिश्चित हो उसे ही हम कारक कहते हैं। कारक को समझने के लिए हम पहले वाक्य देख लेते हैं। वाक्य में देखिए, जैसे है कि राम रावण भाला मारा, ये एक वाक्य है। राम रावण भाला मारा। तो अब इसमें आपको इसका अर्थ सही समझ में आ रहा होगा कि क्या लिखा है, इसका अर्थ क्या है। राम रावण भाला मारा, राम रावण भाला मारा, ये इसमें क्योंकि इसमें कारक नहीं है, इसका अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अब इसी में यदि हम कारक लगा दें तो इसका अर्थ हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इसमें जब हम कारक लगाए हैं तो क्या हुआ है, राम ने रावण को भाला से मारा। राम ने रावण को भाला से मारा। तो इसमें इसका अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जा रहा है ना, कि राम ने रावण को किस चीज़ से मारा, भाला से मारा। राम ने रावण को भाला से मारा, तो इसका अर्थ हमें अच्छी तरह से समझ में आ जा रहा है। तो यही है कारक। तो इसमें कारक कौन कौन से है, राम न मतलब ने, इसमें ने क्या है, ने एक कारक है। इसमें को भी एक कारक है। इसमें से भी एक कारक है। आगे एक उदाहरण है, इसे भी देख लेते हैं। आगे है, माँ बच्चों खाना बनाया। माँ बच्चों खाना बनाया, मतलब कि इसमें इसका अर्थ समझ ही में नहीं आ रहा है कि ये क्या कह रहा है। इस वाक्य का अर्थ में नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या कह रहा है। तो ये इसमें क्योंकि इसमें कारक नहीं है, जब इसमें हम कारक लगा देंगे तो इसका अर्थ हमें समझ में आएगा। देखिए, माँ ने बच्चों के लिए खाना बनाया। तो माँ ने बच्चों के लिए खाना बनाया, तो इसका अर्थ हमें समझ में आ गया ना कि माँ ने बच्चों के लिए क्या किया, खाना बनाया। तो इसमें देखिए, इसमें कारक है ने, इसमें कारक है के लिए, इसमें कारक है, इसमें कारक है दो, मतलब माँ ने बच्चों के लिए खाना बनाया। तो इसे हम कारक कहते हैं। अब कारक हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं, मतलब कि हिंदी में कारक 8 होते हैं। हिंदी में कारक कितने होते हैं, हिंदी में कारक 8 होते हैं। इसमें कारक है, कारक हो जाएगा और इसका विभक्ति रूप हो जाएगा। इसमें जो कारक होगा इसका रूप क्या है, उसका चिन्ह क्या है, इसमें अब हम देखेंगे विभक्ति चिन्ह। तो कारक कितने प्रकार के पेपर में आएगा, कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। और इसमें हम एक और कारक लिख लेते हैं और एक कारक का मतलब विभक्ति चिन्ह लिख लेते हैं कि उस कारक का चिन्ह क्या होगा, उससे हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। वाक्य में उसे हमें पहचानना होता है कि ये कौन सा कारक है। तो देखिए, है कर्ता, कर्ता का विभक्ति चिन्ह है ने। कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या है, ने। और कर्म का विभक्ति चिन्ह है को। कर्म का विभक्ति चिन्ह है को। और कर का विभक्ति चिन्ह है से के द्वारा। मतलब कर का विभक्ति चिन्ह क्या है, से के द्वारा। मतलब कि यदि हम इसमें साधन का प्रयोग करें, मतलब जिससे बनाए हैं, किससे, का से, एक कॉर्नर का कारक हो जाएगा। ये आगे है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक हो जाएगा के लिए। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह हो जाएगा के लिए। और आगे है अपदान कारक। अपदान कारक का विभक्ति चिन्ह हो जाएगा से। अपदान कारक का विभक्ति चिन्ह हो जाएगा से। और इससे का मतलब क्या होगा, जब वस्तु अलग होने का बोध होगा, मतलब वस्तु जब एक दूसरे से अलग हो
तब यहाँ पर से लगता है, अपदान कारक होता है। आगे संबंध कारक। संबंध कारक, संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। मतलब संबंध कारक में यदि का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी रहेगा तो हो जाएगा संबंध कारक। आगे है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में हो जाएगा में और पर, मतलब इसका विभक्ति चिन्ह हो जाएगा में और पर। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा भैया? में और पर। आगे है संबोधन कारक। संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा? हे, अरे, ओह और मतलब आदि हो जाएगा संबोधन कारक। जिस वाक्य में हे, अरे, ओ रहेगा वहाँ पर संबोधन कारक हो जाएगा। तो यही थे भैया कारक के 8 भेद। कारक के कितने भेद होते हैं भैया? कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। तो अब इस 8 भेद को हम अलग अलग देख लेते हैं कि कौन सा कैसे है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह हम बताए हैं ने होता है। अगर जिस वाक्य में ने रहेगा तो वहाँ पर हम समझ लेंगे कि वह कर्ता कारक है। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है भैया? ने। तो इसमें जो वाक्य में क्रिया को करता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। मतलब कि वाक्य में जो क्रिया को करता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। वाक्य दिया रहेगा उसमें जो क्रिया को करता है उसी को हम कर्ता कारक कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे है अध्यापक ने आज मुझे पीटा। अध्यापक ने आज मुझे पीटा। तो इसमें कर्ता कारक क्या हो जाएगा? ने। इसमें कर्ता कारक क्या हो जाएगा भैया? ने। अध्यापक ने। तो इसमें वाक्य में प्रश्न दिया रहेगा कि इसमें कौन सा कारक है, तो ने पर अंडरलाइन खींचेगा और यहाँ पर आप बता देंगे कि कर्ता ने, मतलब कर्ता कारक है। आगे है राम ने कुत्ते को मारा। राम ने कुत्ते को मारा। तो इसमें तो 2 कारक है, एक है ने और एक है को। तो इसमें आपको वाक्य में अंडरलाइन किया होगा, जिसको पूछेगा उसके नीचे अंडरलाइन किया होता है। तो आपको यदि इसका पूछेगा तो इसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगा, तो आप बता देंगे कि कर्ता कारक है। आगे है मोहन ने खाना बनाया। तो मोहन ने खाना बनाया, इसमें भी कर्ता कारक हो जाएगा। आगे शिक्षक ने किताब पढ़ाया। शिक्षक ने किताब पढ़ाया, तो इसमें भी कर्ता कारक हो जाएगा। आगे है कर्म कारक। कर्म कारक, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह हो जाएगा को, के, को। कर्ता ने कर्म को, मतलब कर्म का विभक्ति चिन्ह हो जाएगा को। तो वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। मतलब कि वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। तो राम ने रावण को मारा, राम इसमें 2 कर्म कारक हो जाएगा, इसमें ने और को। तो हमें इसमें अंडरलाइन किया होगा, मिलेगा वाक्य में। तो जिसको पूछागा वही बता देंगे। तो इसमें यहाँ पर अंडरलाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा राम ने रावण को मारा। तो को क्या हो जाएगा भैया? कर्म कारक। आगे है बच्चों ने बिल्ली को दूध पिलाया। बच्चों ने बिल्ली को दूध पिलाया, तो यहाँ पर भी को हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हो जाएगा कर्म कारक। आगे है उसने आम खाई। उसने आम खाई। यदि इसमें तो आप कहेंगे कि कोई भी कर्म नहीं कारक नहीं है, तो इसमें कारक छिपा है। जैसे उसने आम खाई, तो उसने क्या खाई भैया? उसने आम को खाई। यहाँ पर को लगाए या ना लगाए, कुल बात मतलब को छिपा है। तो यहाँ पर हो जाएगा उसने आम खाई। तो यहाँ पर भी हो जाएगा कर्म कारक। आगे देख लेते हैं। आगे हो जाएगा करण कारक। करण कारक, करण कारक का विभक्ति चिन्ह हो जाएगा से या के द्वारा। मतलब करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा भैया? से या के द्वारा। तो इस हो जाएगा क्रिया करते समय कर्ता जिस साधन का उपयोग करता है
उसे करण कारक कहते हैं। मतलब क्रिया करते समय कर्ता जिस साधन का उपयोग करता है उसे हम करण कारक कहते हैं। मतलब कि जिस साधन का उपयोग करता है क्रिया कर्ता करते समय उसे हम करण कारक कहते हैं। यानी जिसकी सहायता से काम, मतलब कि जिसकी सहायता से काम किया जा रहा हो, मतलब जिसकी सहायता से काम किया जा रहा हो ना, उसे हम क्या कहेंगे? करण कारक कहेंगे। मतलब कि जिसकी सहायता से काम किया जाता है उसे हम करण कारक कहते हैं। तो आगे उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण हो जाएगा, राम ने रावण को भाला से मारा। तो राम ने रावण को भाला से मारा, तो किससे मारा भैया? किससे मारा? भाला से। तो इसमें साधन का उपयोग कर रहा है ना, किससे मारा? भाला से। तो इसमें साधन का उपयोग कर रहा है भाला से, तो यही हो जाएगा करण कारक। क्या हो जाएगा भैया? करण कारक। भाला से, कर्ता ने कर्म करण से मतलब कि जहाँ पर से रहेगा वहाँ पर क्या हो जाएगा? करण कारक। तो वह कलम से लिखता है, मतलब किसी साधन का तो उपयोग कर रहा है ना, किससे लिख रहा है भैया? कलम से। किसी साधन का उपयोग कर रहा है तो वहाँ पर हो जाएगा करण कारक। तो इसमें से क्या हो जाएगा भैया? करण कारक। रमेश ने चाकू से फल काटा। रमेश ने चाकू से फल काटा, मतलब से हो जाएगा तो करण कारक होता है। मतलब इसमें किसी साधन का उपयोग किया जाता है उसे ही हम करण कारक कहते हैं। आगे हो जाएगा संप्रदान कारक। आगे हो जाएगा भैया संप्रदान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह होता है को या के लिए। संप्रदान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह हो जाएगा को या के लिए। जब कर्ता किसी दूसरे के लिए कार्य करता है तो उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। मतलब कि जब कर्ता किसी दूसरे के लिए कार्य करे, जब कर्ता किसी दूसरे के लिए कार्य करता है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण हो जाएगा, सीता ने राम को गुलाब का फूल दिया। मतलब सीता ने राम को गुलाब का फूल दिया। किसको दिया भैया? राम को। तो ये दूसरे के लिए न फूल लाई थी, अपने लिए तो लाई नहीं थी। तो यहाँ पर हो जाएगा संप्रदान कारक। यहाँ पर हो जाएगा संप्रदान कारक। मतलब कि इसमें जो कोई वस्तु भी देखकर उसे वापस नहीं लिया जाए उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। आगे है, सुरेश ने अपने माँ के लिए दवा लाया। मतलब सुरेश ने अपने माँ के लिए दवा ले आया, मतलब ये भी दूसरे के लिए आया और यह दवा देने के बाद फिर वापस नहीं लेगा, उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। मतलब कि जो वस्तु एक बार किसी को दे दिए और फिर उसे हम दोबारा वापस नहीं लेंगे तो उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। मतलब कि दूसरे के लिए कार्य करे उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें दो पहचान है। मतलब कि एक ये पहचान है कि जो वस्तु किसी दूसरे को दे दिया जाए और फिर उसे वापस नहीं लिया जाए उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। मतलब कि इसमें कर्ता खुद अपने लिए कार्य नहीं कर वह दूसरे के लिए कार्य करता है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे आगे, राजा ने गरीबों को कंबल दिए। राजा ने गरीबों को कंबल दिए। तो जब राजा ने गरीबों को कंबल दिए तो फिर उसे वापस नहीं न लेंगे, उसे वापस नहीं न लेंगे। तो ये हो जाएगा संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। अगला है अपदान कारक। अपदान कारक का विभक्ति चिन्ह है से, और इसे अपदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है भैया? से है। और इसे अलगाव का बोध होता है। इससे यह बोध होता है ना कि एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग होती है, दूर जा रही है, उसे हम अपदान कारक कहते हैं। से मतलब जिस क्रिया से एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलगाव होने का भाव प्रकट हो उसे हम अपदान कारक कहते हैं। मतलब कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु का दूर जाने का, अलग होने का बोध हो उसे हम अपदान कारक कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं इसका। उदाहरण हो जाएगा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं।
तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो इसमें से तो हो जाएगा, से आप पहचान जाएंगे कि अपदान कारक है। लेकिन से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, से एक करण कारक में भी था और से इसमें भी है, तो से तो आप पहचान जाएंगे कि करण कारक है या अपदान कारक है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसको सबसे अच्छा ट्रिक है पहचानने के लिए कि आप ये देखेंगे कि वह वस्तु एक दूसरे से अलग हो रहा है कि नहीं। यदि अलग हो रहा होगा तो वहाँ पर हो जाएगा अपदान कारक। यदि वस्तु एक दूसरे से अलग होगा तो वहाँ पर हो जाएगा अपदान कारक। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा अपदान कारक। मतलब पेड़ से पत्ते अब अलग न होकर गिरते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा अपदान कारक। आगे है हिमालय से गंगा हिमालय से निकलती है। मतलब गंगा कहाँ से निकलती है, तो गंगा हिमालय से निकलती है। अब इसमें से तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह अपदान है या करण कारक है, मगर कन्फ्यूजन हो जाएगा अपदान और करण में। तो आप ये देखेंगे कि गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा जब हिमालय से निकली तो हिमालय से तो दूर न हुई गंगा, मतलब हिमालय से अलग न हो गई गंगा। तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर अपदान कारक हो जाएगा। जैसे राम दिल्ली जा रहा है, राम दिल्ली जा रहा है, तो इसमें तो आप से नहीं है, तो आप इसमें नहीं जान पाएंगे। लेकिन राम दिल्ली जा रहा है, तो राम जहाँ रहा होगा वहाँ से तो दिल्ली जा रहा है, अलग हो रहा है ना। राम जहाँ है वहाँ से, मतलब राम का घर कहीं पर होगा तो वहाँ से वह दिल्ली जा रहा है ना, तो वहाँ से तो अलग हो रहा है ना। तो यहाँ पर भी हो जाएगा अपदान कारक। मतलब इसमें सबसे आसान तरीका है कि आप जब अपदान कारक को पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जब आप देखेंगे कि वाक्य में जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग हो, वहाँ पर हो जाएगा अपदान कारक। तो आगे देख लेते हैं भैया। अगला है संबंध कारक। क्या है? संबंध कारक। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, मतलब आदि। यदि जिस वाक्य में का, के, की, रा, रे, री होगा वहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा। मतलब परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़ता है तो वहाँ पर संबंध कारक हो जाता है। मतलब जब एक संज्ञा सर्वनाम का संबंध जब दूसरे संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़ता है तो वहाँ पर हो जाता है संबंध कारक। संबंध कारक में यदि का, के, की, रा, रे, री होगा तो वहाँ पर आप समझ जाएंगे कि यह संबंध कारक है। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं। उदाहरण हो जाएगा वह राम की रोटी है, वह राम की रोटी है, तो वह राम की रोटी है। तो राम और रोटी के बारे में कुछ संबंध बता रहा है ना, किसकी रोटी है, राम की रोटी है। तो यहाँ पर हो जाएगा संबंध कारक। आगे है मोहन सोहन का भाई है, सोहन मोहन का भाई है। तो यहाँ पर मोहन और सोहन के बारे में तो कोई संबंध हो रहा है ना कि क्या है भैया, भाई है। तो और क्या का मतलब संबंध बता रहा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा संबंध कारक। यह किताब मेरी है। तो किताब और मेरी के बारे में संबंध बता रहा है ना, किसकी किताब है या मेरी किताब है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा संबंध कारक। इसमें आपको का की केरारी नहीं मालूम चला होगा, लेकिन इसमें आपको संबंध दिखाई दे रहा है ना कि इसमें कर्ता छिपी है। यहाँ पर हो जाए यह किताब मेरी है, तो किताब और मेरी के बीच में संबंध बता रहा है ना कि यह मेरी है। तो यहाँ पर हो जाएगा संबंध कारक। आगे देख लेते हैं भैया। आगे हो जाएगा अधिकरण कारक। आगे हो जाएगा भैया अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह हो जाएगा, विभक्ति चिन्ह हो जाएगा में और पर। अधिकरण कारक में और पर जहाँ पर रहेगा वहाँ आप समझ लेंगे कि वहाँ पर हो जाएगा अधिकरण कारक। परिभाषा हो जाएगा जिस क्रिया से स्थान का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। मतलब जिस क्रिया से स्थान का मालूम चले कि वह क्या कहाँ पर है, किस चीज़ में किस में है, उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे में और पर होगा जहाँ पर वहाँ पर हम समझ लेंगे कि अधिकरण कारक है। उदाहरण देख लेते हैं भैया।
उदाहरण हो जाएगा कि मेज पर पुस्तक है, मेज पर पुस्तक है। तो पुस्तक कहाँ है भैया, पुस्तक मेज पर है, तो पर आगे ना इसमें, तो पर हो जाएगा अधिकरण कारक। आगे है पेड़ पर पक्षी बैठी है, पेड़ कहाँ, पक्षी कहाँ पर बैठी है भैया, पेड़ पर बैठी है, तो किसी चीज़ पर बैठी है ना, स्थान बता रहा है ना, अब पर है इसमें, तो हो जाएगा अधिकरण कारक हो जाएगा। वह लड़का दिल्ली में रहता है, तो मैं भैया जहाँ पर है मैं, यहाँ पर भी हो जाएगा अधिकरण कारक। वह लड़का दिल्ली में रहता है, स्थान बता रहा है ना कहाँ रहता है, दिल्ली में रहता है, तो वह भी हो जाएगा अधिकरण कारक। आगे देख लेते हैं भैया, अगला देख लेते हैं। अगला हो जाएगा संबोधन कारक। जिस वाक्य में हे, अरे, अजी, अहो आदि वाक्य आए वहाँ पर हो जाएगा संबोधन कारक। उदाहरण देख लेते हैं। अरे, अरे मोहन यहाँ आओ, अरे मोहन यहाँ आओ, अजी सुनते हो, ओह क्या हुआ, ये सब रहे तो यहाँ पर हो जाएगा संबोधन कारक। तो चलिए बच्चों, यह थे कारक के 8 भेद। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें, और ये आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है। तो धन्यवाद दोस्तों।